विपक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जहां छठे चरण में मतदान खत्म हुआ तो वहीं सातवें चरण के लिए प्रचार ने तेजी पकड़ ली है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नजर आए। आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और जनता दल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय का मुखौटा पहने हुए हैं और अपने वोट बैंक के लिए ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस तुष्टीकरण को मोदी ने मुजरा की संज्ञा दी है और तीखे हमले पर कांग्रेस ने भले ही पलटवार किया है, लेकिन बात सिर्फ मसले की नहीं है। चुनावी तुष्टीकरण का मसला तो गर्म है ही, लेकिन मुजरा शब्दावली पर भी सवाल उठे हैं। बहरहाल जंगल राज की याद दिलाकर मोदी ने आरजेडी के खिलाफ सियासी बढ़त बनाने की कोशिश जरूर की है। कांग्रेस के सामाजिक न्याय पर भी मोदी ने हमला किया है। डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी रैली में विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया। मोदी ने इंडिया गठबंधन के दलों के चुनावी घोषणा पत्रों का हवाला देते हुए कहा कि दलितों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लूटने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस ने विरोध जताया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के भ्रष्टाचार को देश ने देखा है। बिहार ने सालों तक जंगल राज को झेला है। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार की पीढ़ियां बर्बाद कर दी। न जाने कितने लोग बिहार से पलायन कर गए। यहाँ उद्योग धंधे चौपट हो गए। लाखों लोग रोजगार के लिए परेशान हो गए। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषी साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 24 घंटे खटकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां राम मंदिर के मसले पर भी कांग्रेस आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 500 साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, देशवासियों का सपना पूरा हुआ। बक्सर के लोग रामलला के लिए उपहार भेज रहे थे, लेकिन विपक्षी दल वाले प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार कर रहे थे। कुल मिलाकर मोदी ने बिहार में विपक्ष के घर जाकर चौतरफा हमला किया। विपक्ष ने तो जवाब दे दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता वोट के जरिए क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय का मुखौटा पहने हुए हैं और अपने वोट बैंक के लिए ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इस तुष्टीकरण को मोदी ने मुजरा की संज्ञा दी है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रीति शेखर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आपका बहुत स्वागत है। राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश सिंह यादव जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर प्रीति शेखर जी आपके साथ ही करते हैं। दरअसल सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण की बात कही है और ये कहा कि आरजेडी और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।
इसे मोदी ने मुजरा की संज्ञा दी है। इस तरह के शब्द क्या वाकई आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में इस्तेमाल करने चाहिए, या ये जो शब्द है वो राजनीति के स्तर को और ज्यादा नहीं गिराते क्या? देखिए, भारत की जब व्यवस्था की बात करते हैं तो ये एक ऐसा शब्द है जिसमें कि आप सभी को मालूम है कि अपने सम्मान को ताक पर रखकर एक क्षण कह सकते हैं सुख शांति के लिए किसी के सामने आत्मसमर्पण करना, यही एक शाब्दिक अर्थ मुझे जो समझ में आती है। और आज जिस प्रकार से राजनीति में ऐसा हो रहा है कि मात्र अपने वोट बैंक की खातिर, मात्र तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप संविधान को ताक पर रख दें, संविधान को बदलने की बात करें, तो ऐसे समय में किसी के आक्रोश में कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको समझाया। और आज कांग्रेस भी वैसे ही कर रही है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल भी वैसे ही कर रही है। और ये मैं यूं ही नहीं कर रही, अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, जो कि अभी जमानत पर हैं, जो कि अभी बीमारी की हालत में है, उसके बावजूद भी चुनाव में उनके बोल बहुत तीखे हो जाते हैं। इतने तीखे और उनके तेवर इतने कड़े हो जाते हैं कि जिस भारतीय संविधान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात को नकार दिया हो, उसी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की ही बात नहीं करते, बल्कि यह कर देते हैं कि पूरा का पूरा राकेश सिंह यादव जी, क्यों आप लोगों को ये मानसिक दिवालियापन लगता है? मानसिक स्तर पर बीमार लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो कह रहे हैं जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया उसके संदर्भ में उन्होंने समझाने की भी कोशिश की। ये तो कह रहे हैं इस तरह का कोई मतलब नहीं है, कोई स्तर को गिराता नहीं राजनीति के। आप लोगों को क्यों लगता है कि मानसिक तौर पर बीमार है प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, जो शब्द होते हैं व्यक्ति का चरित्र चित्रण करते हैं। आज प्रधानमंत्री का चरित्र चित्रण हो रहा है। जिस तरह के शब्द इन्होंने पूरे चुनाव में बोले हैं, कभी बोलते हैं कि मैं ईद पे मुसलमानों के घर जाता हूँ, कभी बोलते हैं कि मुसलमान आपकी एक गाड़ी छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी तुष्टीकरण की बात करते हैं और कभी मुजरे की बात करते हैं। आप सोच सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी भाषा शैली पूरे विश्व में भारत को कौन से स्थान पर पहुंचा रही है। अब ये तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो कौन सी शब्दावली पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं जिनमें इन शब्दों का जिक्र होता है, जो उनके जहन में रहते हैं और जो उनके जीवन से निकलते हैं और जनता तक पहुंचते हैं। विकृति है, मानसिक विकृति है, इलाज वाकई उनको कराना चाहिए। अत्यधिक दबाव में इस शब्द पे चलिए कांग्रेस को आपत्ति है, लेकिन मनोज कुमार जी आपको भी आपत्ति है क्या इस शब्द पर? जी, इस शब्द पर आपको भी आपत्ति है क्या जो प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया? निश्चित रूप से एक सम्मानित प्रधानमंत्री है पूरे देश का, और प्रधानमंत्री के लब से इस तरह का शब्द निकलना भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी जहाँ कहीं भी अपना स्पीच दिए हो, देश के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में, कभी उन्होंने मुद्दे की बात नहीं की। देश का कैसे विकास होगा, किसानों का कैसे विकास होगा, बेरोजगारों को कैसे नौकरी मिलेगी, नौजवानों को कैसे नौकरी देंगे, इस पर कभी बात नहीं किया। नहीं तो बात कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देश ने देखा है, बिहार ने सालों तक जंगल राज को झेला है। आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो नरेंद्र मोदी पाउडर से धुले हो जाते हैं, पाक पवित्र हो जाते हैं। नमूना बहुत सारे ऐसे हैं। आप झारखंड की बात कर लीजिए, यहाँ भानु प्रताप शाही के पास करोड़ों रुपए पकड़ाए। जब वो अलग था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देते थे कि चोर है, भ्रष्टाचारी है। जब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए तो पाक पवित्र हो गए। महाराष्ट्र में क्या हुआ, शरद पवार जी प्रधानमंत्री जी बोलते थे जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, पाक पवित्र हो गए। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र, नीति, नियत ऐसे ही है। बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। भ्रष्टाचार की तो बात करते हैं, अपने ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ रघुवर सरकार में 28 घोटाले हुए, 28 क्यों नहीं बोलती है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, क्यों नहीं बोलते हैं ठीक कि है, भ्रष्टाचार हुआ? अपने भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करेंगे प्रीति जी, बाकी भ्रष्टाचार दिखते हैं। जो बाकी जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आए वो कैसे दूध के धुले हो गए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कानून का ज्ञान होना चाहिए।
कि भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी पर केस करती है, ना तो वापस लेती है, ना तो किसी को जेल भेजती है, ना तो बेल पर वापस करती है। एक संवैधानिक प्रक्रिया है इसमें। सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। और यहाँ पर जब सीबीआई क्या कांग्रेस के शासनकाल में नहीं थे क्या? कौन से ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के जिस पर की आरोप लगे हो और वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पर जाकर बैठ गए हो? कौन ऐसे लोग हैं जिनको कि आपने जेल के अंदर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता को? लेकिन आज बहुत सारे नेता है ना कि आप दिल्ली चले जाइए, बिहार चले जाइए, करने की आवश्यकता है। कोई जेल पर कोई नीति है। और सुन लीजिए धैर्यपूर्वक, और देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलेंगे ना तो उसका जवाब सुनना पड़ेगा। एक तरफ भाषण मत दीजिए, नुक्कड़ सभा नहीं होगी। आज क्या जो डकैत भ्रष्ट हैं उनके नाम सुन लीजिए। आज पूरे देश में डंके की चोट पे करती है कि आज जिन्होंने पूरा देश को बर्बाद किया, जिन्होंने अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड डॉक्टर प्रीति शेख, प्रीति जी एक सेकंड, राजेश प्लीज ऐसे नहीं, एक बात मुझे बताइए, ये सवाल तो उठना, राजेश जी एक सेकंड, ये सवाल तो उठना जायज हो जाता है ना प्रीति जी। शुभेंदु अधिकारी जब तक टीएमसी में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आते ही वो दूध के धुले हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा वो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन बीजेपी में आते ही दूध के धुले हो गए। अजीत पवार को चिक्की पीसिंग करवाते थे, लेकिन वो आपके साथ जब से आए तब वो दूध के धुले हो गए। ऐसे एक लंबी फहरिस्त है, वही कहना चाहती हूँ कि इस देश में अदालतें हैं जो किसी भी, अब सुनेंगे नहीं, अब बीच में आप बोलने लगे। देश में अदालतें हैं जो यह तय करती हैं यदि किसी पे आरोप है और भारतीय जनता पार्टी में मिल गए उनके आरोप भूल गए, ये कहना बहुत बेईमानी है। दूसरी बात की उसके लिए जो अदालत है, और हाँ एक शर्त जरूर है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी ले लेती है, बीजेपी के लिए कोई मापदंड, कोई पैमाना, कोई क्राइटेरिया है या नहीं है? पड़ेगा उन्हें राष्ट्रवाद के रास्ते सत्ता हासिल करना है, पूरा देश बेच देंगे, लेकिन सत्ता नहीं। मैं आपको के साथ कह सकती हूँ। और बाकी बातें और किसकी बातें करेंगे आप? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कर ले, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते कांग्रेस जो है, कांग्रेस के घर में जाकर आपने तो आतंकवादियों के साथ सरकार बनाई थी, जब क्या हुआ वो भी कर लीजिए। पंजाब में क्या हाल हुआ? यहाँ की महिलाएं ठीक है, मैं आती हूँ, ऐसे नहीं एक साथ मत बोलिए। मनोज जी, ये तो बार बिहार में आ रहे हो, बार उस जंगल राज की याद दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर लालू का शासन आया, तेजस्वी यादव आए, कांग्रेस पार्टी आई तो जंगल राज लौट आएगा। जब महिलाएं घर से बाहर निकलने में कतराती थी, जब पुरुष घर से बाहर निकलने में कतराते थे, 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, हालात बिहार के खराब हो जाते थे, चोरी डकैती लूटपाट हत्याएं इस तरह की घटनाएं होती थी। ये वो वक्त याद दिला रहे हैं आप लोगों का। क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बिहार में की जा रही है कि अगर गलती से भी दूसरी पार्टी को मौका दिया तो बिहार के हालात खराब हो जाएंगे? मैं पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी का नाम है जो भारत जलाओ पार्टी लोग उसको कहते हैं। हाँ। वो जैसे ही दूसरे पार्टी, अब नीतीश जी की सरकार थी बिहार में तो भाजपा के साथ थी तो बहुत अच्छा, जैसे ही आरजेडी में गए नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हो गए। डीएनए टेस्ट करवाने के लिए क्या क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, उनके सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा, जब तक मैं नीतीश कुमार जी को हटाऊंगा नहीं, अपना टोपी नहीं खोलूंगा। आज टोपी गिरवी रखती है नीतीश कुमार के चरणों में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बात करना बड़ा बेईमानी है। सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। अब बिहार की क्या स्थिति है? जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हुए नीतीश कुमार जी के साथ में, कितने लोगों को नौकरी मिली? आज नौकरियां कहाँ चली गई? प्रधानमंत्री जी बोलते थे 2 करोड़ लोगों को नौकरियों पे क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री?
वो बेरोजगारी जो एक बड़ी दिक्कत है देश की, प्रीति जी, उस पर क्यों नहीं बोलना मुनासिब समझते हैं प्रधानमंत्री? इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता विपक्षियों को। नहीं, क्या दिखा रहे हैं आप लोग, बताइए ना। प्रधानमंत्री के शब्द तो दिखाई नहीं पड़ते, मौन धारण कर रखा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हमें दिखाई पड़ेगा। अरे बताया ना, प्रधानमंत्री के लोगों को नौकरी दी है, कितना मना करा है बताने के लिए, लिस्ट जारी करें, इंटरनेट का जमाना है, पढ़े लिखे लोग हैं। एक करके रखिए ना प्लीज अपनी बात, ऐसे नहीं, ऐसे भी। एक सेकंड मनोज जी, राकेश जी, देखिए ऐसे नहीं, अगर आप सभी इकट्ठे बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। मनोज जी मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ, फिर मौका दूंगी आपको। प्रीति जी बोलेंगी अभी। मैं यही कह रही थी कि इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है कि आज 10 वर्षों के अपने छोटे से प्रयास में नरेंद्र मोदी जी ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, ये इनको नहीं दिखेगा। किसान की बात करते करते गरीबी का मतलब क्या होता है? गरीबी की डेफिनेशन मुझे दीजिए। नहीं, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए प्लीज। देश में पहली बार हुआ है, नहीं, 9 सालों में भिखारी हो गए वो। एक सेकंड, गरीबी की क्या डेफिनेशन होती है मुझे बताइए। आप एक सेकंड प्लीज। जिनके सर पर छत न हो, सबसे पहला तो 2 वक्त की रोटी उसको नहीं, एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि 2 वक्त की रोटी नसीब हो, 2 वक्त की रोटी। हंगर इंडेक्स में आज हमारा देश कहाँ पर है आपको पता है प्रीति जी? हंगर इंडेक्स पे ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आज देश की सरकार 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। यदि हमारी स्थिति अगर पिछले 10 वर्षों जो 65 वर्ष में हमारे देश को गर्त में डाल दिया, अगर उससे आगे मत बोलिए, हमारी उपलब्धि है। मत बोलिए कि हमारे देश की स्थिति अच्छी है, ये स्थिति मत बताइए। हंगर इंडेक्स में अगर आपका जरूरतमंद है, वैसे 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। उपलब्धि नहीं है। अगर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो ये उपलब्धि नहीं है। रोजगार कितना दिया? रोजगार, अनाज मुफ्त में बांटना उपलब्धि नहीं होती। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाती। मैं 10 वर्ष मनमोहन शासन काल और 10 वर्ष नरेंद्र मोदी शासन काल की मैं बात करना चाहती हूँ। अरे भाई आप ही पीछे बोलेंगे क्या? मत करिए ना प्लीज, ऐसे मत करिए। राकेश जी मैं आ रही, मौका दूंगी आपको। ऐसे नहीं, 5 सेकंड 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए। प्रीति जी 10 सेकंड है सिर्फ आपके पास। इतिहास आंकड़े बता देंगे कि मनमोहन शासन काल से कितना गुना ज्यादा बढ़ा है हमारे देश में, और इस बात का प्रमाण करता है कि सरकारी नौकरियों में लोगों की संख्या बढ़ी है। हमारे देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, चाहे रोड हो, चाहे सड़कें हो, चाहे अन्य किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अन्य किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किसकी करें बताइए ना। रोड सड़क को छोड़कर आपने क्या बनाया बताइए? सुन लीजिए, क्या बता जो चिल्लाते उनके लिए सिर्फ सरकारी नौकरियां रोजगार है क्या? और बाकी अन्य आयाम में मल्टीपल वेरिएंट्स में जहाँ पर अलग अलग आयामों में लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, लोगों को एक बेहतर अवसर मिल रहा है काम करने का, क्या वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता? क्या देश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर था, आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े, यही दिखाई नहीं। ठीक है राकेश जी होता है, प्रीति जी कहते हैं ना विपक्षी हैं, आंख मूंदे हुए हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं। जनता ने तो नहीं मूंदी हुई ना, फैसला तो जनता का होना है ना प्रीति जी। दिखाई नहीं पड़ती। प्रीति जी एक सेकंड में आ रही हूँ, ठीक है, फैसला जनता ने करना है। विपक्ष की चाहे आंखें मूंदी हो या नहीं हो या खुली हो, चाहे जो हो, लेकिन फैसला जनता को करना है। 4 जून को पता चल जाएगा जनता ने क्या देखा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है या नहीं, कांग्रेस को मौका देगी या नहीं, ये तो वाकई इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी प्रीति जी कर रही है, कह रही मनमोहन काल से तो बेहतर टाइम अभी तक रहा है। 10 सालों की तुलना अगर 10 सालों से की जाए, मनमोहन बनाम मोदी, तो फार बेटर रहा मोदी का कार्यकाल। राकेश जी देखिए, अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो हालात ये हो गए हैं कि जब
भारत का स्तर विश्व में जहाँ पहुंच रहा था, वहां से 30 से 40 पायदान नीचे पहुंच गए। यानी हम 20 साल पीछे पहुंच चुके हैं। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लें, चाहे हम हमारे GDP में लें, चाहे हमारी हम इनकम में लें, चाहे इनकम हम सोर्स में लें, एक भी काम नरेंद्र मोदी जी ने सिवाय तालियां बटोरने के, हिंदू मुस्लिम करने के, लोगों को धोखा देने के, राम मंदिर के नाम पर ठगने के, यही काम करे हैं। उन्होंने आखिरी तक और चुनाव में भी यही दोहराए हैं। बिहार को उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिया। हमेशा बोला कि बिहार को पैकेज देंगे, आज तक नहीं दिया। कभी नीतीश कुमार को साथ ले लेते हैं, कभी उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, और ये खेल एक खेलते रहते हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल है। बिहार की जनता भी थक चुकी है नरेंद्र मोदी के झूठ बोलने से। कितनी बार उन्होंने बोला कि बिहार को पैकेज मिलेगा, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, मिला क्या आज तक? ये उनके शब्द है, उनके शब्द है, वो झूठ बोल के फिर जाते हैं और फिर लगातार भाषणों में झूठ बोलते हैं। जनता मोदी नहीं है, सरल जवाब देगी और इनको निश्चित तौर पर 4 जून को पद मुक्त करेंगे प्रधानमंत्री पद से। 70% हिस्सेदारी केंद्र की है, क्या ये स्पेशल पैकेज नहीं है? आप बता दीजिए। जातिगत जनगणना के लिए भी बीजेपी ने तो साथ नहीं दिया ना, जातिगत जनगणना के लिए। मनोज कुमार जी, ठीक है, ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे मत, एक साथ नहीं, लेकिन उनका दमन करना चाहते हैं। मनोज जी, मैं आ रही हूँ, ठीक है राकेश जी, ठीक है, स्पेशल पैकेज की भी यह बात है। और मनोज कुमार जी, क्योंकि आपकी और जब JDU की सरकार साथ में थी तो जातिगत जनगणना भी आप लोगों ने कराई, तो क्या लगता है कि उसका भी बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा? और जनता आपको चुने तो क्यों चुने, क्या किया आपने और ऐसा? अरे हमने क्या नहीं किया। अभी देखिए, इतना 15 महीने के शासन काल में माननीय तेजस्वी यादव जी ने कई लाख लोगों को नौकरी दिया। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? जैसे ही नीतीश जी आए हल्ला करने लगे, जंगल राज हो गया, जंगल राज हो गया। जैसे ही नीतीश जी पलटी मारे, देखिए स्थिति सुधर गई बिहार की। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई विजन है, न कोई नेता है, न नीयत ठीक है, न नियति ठीक है। पूछिएगा बेरोजगारी कैसे दूर होगी, बोलेंगे जय श्री राम। नौकरी कैसे दीजिएगा, बोलेंगे जय श्री राम। देश का कैसे विकास होगा, बोलेंगे जय श्री राम। राज्य का कैसे, तो राम का नाम लेना गलत है क्या? जय श्री राम, यही खाली करते हैं। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, राम के नाम पे धोखा देना गलत है। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि यहाँ पे राम मंदिर के मसले पर भी देश को फकीर बनाया वो गलत है, 83 करोड़ गरीब बनाया वो गलत है, और फिर नारा बोला जय श्री राम का, तो अपमानजनक है देश के लिए। नहीं, कौन अपमानजनक बनाता है ऐसा? स्पष्ट हो जाती है। कौन बनाता है अपमानजनक, बताइए। देशभक्ति संविधान प्रमुख है, भगवान का नाम लेके देश को ठगा है, देश को धोखा दिया है, देश के लोगों को ठगा है। क्या कोई समस्या आती है जय श्री राम बोल के भाग जाते हैं, उसे पीछे छुड़ाते हैं। भगवान का नाम इसलिए जय श्री राम बोलने पर ममता बनर्जी भड़क जाती है, वो नहीं आपको दिखता क्या? जय श्री राम बोलने पर वो गाड़ी से उतरकर तमाम तरह की बातें सुना देती है उन लोगों को जो जय श्री राम बोलते हैं। वो भी तो आपकी सहयोगी है। भगवान का नाम ले कैसे सकते हैं? भगवान तो हमारे भी हैं, उनका राजनीतिक उपयोग करेंगे। नहीं पसंद ना कोई कुछ लोगों को, कुछ लोगों को ये किसी का पेटेंट थोड़ी ना है। जय श्री राम किसी का पेटेंट हो गया है क्या? प्रधानमंत्री तक क्यों झुकते हैं? नहीं, तो ये तो सीधे कह रहे हैं ना कि हमने तो वो 500 साल पुरानी जो दिक्कत थी उसको दूर कर दिया। अरे तो झूठ बोलते हैं, कौन सी 500 साल पुरानी दिक्कत थी? सारा देश जानता है क्या दिक्कत थी, कानून ने उसका समाधान करा है, इनका क्या रोल है? ठीक है, कानून ने समाधान किया, लेकिन इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्रेडिट तो किसी का भी, 83 करोड़ गरीब का भी लो। मुजरा करवा रहे हो तो कौन मुजरा करवा रहा है वो क्रेडिट भी लो। मुजरे का क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री समझाए, बीजेपी सिर्फ 10 सेकंड प्रीति जी, जल्दी से जवाब दीजिए। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। यही होता है, ये वही सनातन को कोलरा हैजा बताते हैं। कौन सा सनातन है मुजरे में? सनातन धर्म में मुजरा कहाँ आता है? प्रधानमंत्री बताए ना क्या होता है मुजरा? क्या वो देखने जाते हैं जो उनको याद रहता है कि मुजरा कौन करेगा नहीं करेगा? उस शब्द का स्पष्टीकरण दे, सनातन धर्म में मुजरा कहाँ बैठता है ये बताइए मेरे को आप। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो माफी मांगिए देश से। मुजरे का मतलब अगर नहीं समझते हो आप तो प्रधानमंत्री इसकी भी समझ नहीं है, इसके भी पढ़े लिखे नहीं है, तो इसके बाद तो अर्थ समझ पाए तो देश से माफी मांगना चाहिए। इसे मानसिक दिवाली पर से देश बर्बाद हो जाएगा। चलिए, आप लोगों ने सभी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, महज 7वां चरण बचा है।
अब 7वें चरण में जनता किस ओर जाती है, वाकई देखने वाली बात होगी। और इन 7 चरणों के जो नतीजे हैं वो 4 जून को सभी के सामने होंगे और जनता ने क्या अपना फैसला सुना है ये भी सभी के सामने आ जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।